गे। हमारे पास जो आज का स्रोत है वो है आधुनिक भारत का निचोड़, जो कि टॉप 200 बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 1 है। इसे स्मार्ट स्टडी हब 1 ने तैयार किया है। और ये नोट्स वाकई में बहुत शानदार है। हाँ, लेकिन इस ज्ञानवर्धक सफर को शुरू करने से पहले मेरी सभी सुनने वालों से एक गुजारिश है कि सबसे पहले स्मार्ट स्टडी हब 1 चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ऐसे बेहतरीन कंटेंट का समर्थन होना ही चाहिए। राइट। तो आज का हमारा जो फॉर्मेट है वो श्रोताओं के लिए एक विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है। हम स्लाइड दर स्लाइड और प्रश्न नंबर के अनुसार सटीक जानकारी देंगे ताकि कम समय में सारे ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट हो सके। क्योंकि देखिए, इतिहास केवल तारीखें रटने का नाम नहीं है। ये समझने का विषय है कि एक घटना ने दूसरी घटना को कैसे जन्म दिया। एकदम सही। तो चलिए स्लाइड नंबर 1 से शुरू करते हैं। इस स्लाइड में ब्रिटिश प्रशासन और उनकी नीतियों की बात है। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 1 है, बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। और इसी स्लाइड का प्रश्न नंबर 2 है, भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। तो ये जो द्वैध शासन है, ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी एक ऑफिस में 2 बॉस बैठे हों, जहां जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। तो कंपनी ने राजस्व वसूलने का मतलब पैसा उगाहने का अधिकार अपने पास रखा, लेकिन प्रशासन की सारी सिरदर्दी नवाब पर छोड़ दी। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को इसे खत्म क्यों करना पड़ा? क्योंकि इससे बंगाल में भयानक अराजकता फैल गई थी। हेस्टिंग्स ने आके इस अव्यवस्था को खत्म किया और प्रशासन सीधे कंपनी के हाथ में लिया। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। हाँ, प्रश्न नंबर 2। जी, कॉर्नवालिस का मकसद ब्रिटिश कंपनी के लिए एक निश्चित भू राजस्व तय करना था, मतलब एक फिक्स्ड इनकम आनी चाहिए। अच्छा, चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 2 में प्रश्न नंबर 3 है, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की। और प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। ये दोनों ही नीतियां बहुत अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। वही तो, एक तरफ वेलेस्ली की सहायक संधि जो मुझे किसी माफिया प्रोटेक्शन रैकेट जैसी लगती है। हाँ, ये था ही वैसा। वेलेस्ली भारतीय राजाओं से कहता था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बस हमारी सेना का खर्च उठा लो। और इस तरह उसने बिना लड़े ही पूरे भारत में ब्रिटिश सेना तैनात कर दी। और फिर बेंटिक का सती प्रथा खत्म करना, वो सुधारकों के दबाव और ब्रिटिश खुद को सभ्य साबित करने की चाहत का नतीजा था, लेकिन कदम यकीनन बड़ा था। राइट। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 3 पर आते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 5 है, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। और प्रश्न नंबर 6 कहता है, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे बहुत हैरानी होती है। मतलब एक ही व्यक्ति विकास का प्रतीक है, रेलवे ला रहा है, और वही व्यक्ति हड़प नीति से विनाश भी कर रहा है। ये कैसे? क्योंकि वो रेलवे भारतीयों के विकास के लिए थी ही नहीं। अच्छा जी, रेलवे का विकास वास्तव में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक लाने का एक टूल था। ये सब उनके व्यापारिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए था। उफ, मतलब सब कुछ अपने फायदे के लिए। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 4 एक मास्टर कॉन्सेप्ट स्लाइड है। हाँ, ये बहुत काम की स्लाइड है। इसमें ब्रिटिश विस्तार नीतियों का मास्टर टेबल दिया गया है। अगर हम यहाँ डॉट्स कनेक्ट करें तो देखिए, कॉर्नवालिस ने भू राजस्व निश्चित करके पैसा पक्का किया। राइट। वेलेस्ली ने उसी पैसे से सहायक संधि के जरिए सैन्य नियंत्रण किया। और फिर डलहौजी ने हड़प नीति के जरिए साम्राज्यों का विलय कर लिया। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश राज की नींव एकदम पक्की कर दी। क्या गजब का चेन रिएक्शन था। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं विद्रोह और राष्ट्रवाद की। स्लाइड नंबर 5 में प्रश्न नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। जी, जन आंदोलन न भड़क जाए। ओह, तो लिटन ने इस एक्ट से स्थानीय प्रेस को कुचलने की कोशिश की। एकदम सही, उनकी आवाज दबाने के लिए। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 6, इसमें प्रश्न नंबर 9 है, स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक
लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और प्रश्न नंबर 10 है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। रिपन और कर्जन ये दोनों भी एकदम विपरीत ध्रुव हैं। कैसे? मतलब रिपन तो थोड़ा उदारवादी था ना? हाँ, रिपन ने भारतीयों को प्रशासन का थोड़ा अनुभव देने की कोशिश की, लेकिन कर्जन ने 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया वो सीधा फूट डालो और राज करो का सबसे क्रूर उदाहरण था। मतलब हिंदू और मुस्लिमों को बांटने की चाल। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 7। यहाँ प्रश्न नंबर 11 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, उस समय वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। और प्रश्न नंबर 12 है, कांग्रेस का सूरत विभाजन जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हुए, वो 1907 में हुआ था। ये सूरत विभाजन उसी बंगाल विभाजन का एक तरह से साइड इफेक्ट था। वो कैसे? क्योंकि ये युवा नेताओं का जो गरम दल के थे उनका धैर्य जवाब दे गया था। वो सिर्फ प्रार्थना पत्र देने में विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल सही। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 8 पर प्रश्न नंबर 13 है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुए, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। ये बहुत खतरनाक कदम था। और इसी स्लाइड पर प्रश्न नंबर 14 है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल इतना खतरनाक क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों ने 1905 के विभाजन और इस 1909 के निर्वाचक मंडल के जरिए कानूनी तौर पर समाज को धर्म के आधार पर बांट दिया था। ओहो, मतलब पूरी तरह से फूट डालो और राज करो। जी बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब गांधीवादी युग और स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं। स्लाइड नंबर 9। प्रश्न नंबर 15 है, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। और प्रश्न नंबर 16 है, होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया। लखनऊ समझौता अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यहाँ सब वापस एकजुट हो रहे थे। सही बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में हुआ। जी। और प्रश्न नंबर 18 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उस समय वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन कहा जा सकता है। बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 11। प्रश्न नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1920 में हुई। और प्रश्न नंबर 20 है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया। जी। मैं अक्सर सोचती हूँ, इतने विशाल आंदोलन को जो पूरे चरम पर था, उसे अचानक रोक देना कितना मुश्किल रहा होगा। ये बहुत ही विवादित फैसला रहा उस समय, लेकिन यह गांधी जी के उस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसमें साधन का महत्व साधे से ज्यादा था। मतलब अहिंसा का रास्ता आजादी से ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर बुनियाद में हिंसा होगी तो वो आजादी टिकेगी नहीं। बहुत गहरी बात है ये। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 12। प्रश्न नंबर 21 है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने की। जी। और प्रश्न नंबर 22 है, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। बिना हमारा भविष्य तय कर रहे थे। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 13। ये एक बहुत ही शानदार ग्राफिक वाली टाइमलाइन है। इसमें प्रश्न 23 से 26 तक है। हाँ, ये बहुत काम की स्लाइड है। मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न नंबर 23, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 में आया। प्रश्न नंबर 24, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। बिल्कुल। फिर प्रश्न नंबर 25, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। और प्रश्न नंबर 26, पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और बीआर अंबेडकर के बीच हुआ। ये 4-5 साल स्वतंत्रता संग्राम का सबसे एक्टिव दौर था। बहुत ही तेजी से घटनाक्रम बदला। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 14 में उसी प्रश्न 26 को विस्तार से बताया गया है कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और बीआर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। जी हाँ, दलितों के आरक्षण को लेकर। और प्रश्न नंबर 27 है,
भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। ये बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव था। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 15 प्रश्न नंबर 28 है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया और प्रश्न नंबर 29 है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अब यहाँ से आजादी की लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। हाँ, चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 16 पे प्रश्न नंबर 30 है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सूची, जो इंसान जीवन भर अहिंसा की बात करता रहा, उसका करो या मरो कहना ये दिखाता है कि सब्र टूट चुका था। एकदम सही। और इसी स्लाइड में प्रश्न नंबर 31 है। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई, उसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब अब सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। राइट। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 17 प्रश्न नंबर 32 है। विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई। और प्रश्न नंबर 33 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। फाइनली आजादी मिली, लेकिन एक बहुत बड़े दर्द के साथ, विभाजन का दर्द। हाँ, वो बहुत दुखद था। खैर, चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों की। स्लाइड नंबर 18 प्रश्न नंबर 34 है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। जी। और प्रश्न नंबर 35 आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 में इसे शुरू किया। ये समाज सुधार बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक समाज अंदर से मजबूत नहीं होगा, बाहरी लड़ाई कैसे लड़ेगा। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 19 में प्रश्न नंबर 36 है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। और प्रश्न नंबर 37 सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की। ज्योतिबा फुले का काम खासकर निचली जातियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था। सही बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 20 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। जी। और प्रश्न नंबर 39 है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। ये भी एक बहुत ही अनूठा आंदोलन था आजादी के बाद। हाँ, चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 21 प्रश्न नंबर 40 सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की। सोचिए, देश से इतनी दूर रहकर भी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। सच में कमाल का जज्बा था। और प्रश्न नंबर 41 है। काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे अब काकोरी एक्शन कहा जाता है, वो 1925 में हुई थी। ये युवाओं का ब्रिटिश खजाने को लूटकर हथियार खरीदने का बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 22 में प्रश्न नंबर 42 है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। और प्रश्न नंबर 43 है। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था, और उसे एक बड़ी ताकत में बदला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सही कहा। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 23 प्रश्न नंबर 44 है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। जी। और प्रश्न नंबर 45 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस एक नारे ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी थी। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 24 पर बहुत ही ट्रिकी सवाल है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 40 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और प्रश्न नंबर 47 है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। श्रोताओं को यहाँ बहुत ध्यान देना चाहिए। अक्सर इन दो मिलते जुलते प्रश्नों में भ्रम हो जाता है। अगर प्रथम महिला पूछा है तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा है तो भारतीय शब्द पर गौर करना जरूरी है, तब उत्तर सरोजिनी नायडू होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 25 इसमें प्रश्न नंबर 48 है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। जी। प्रश्न नंबर 49 है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित की।
और प्रश्न नंबर 50 है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और गोखले जी तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। राइट। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 26 एक स्मार्ट रिवीजन स्लाइड है। हाँ, इसमें एक मास्टर टेबल है। बिल्कुल। ये प्रमुख संस्थाएं एवं संस्थापक वाली मास्टर टेबल है जो पिछले सारे प्रश्नों जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सबको एक जगह समेटती है। ये रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन टूल है। मुझे तो लगता है कि इस तरह जानकारी को एक टेबल में व्यवस्थित करना किसी भी सीखने वाले के लिए एक चीट कोड की तरह काम करता है। एकदम सही बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं और ये हमारी अंतिम स्लाइड है जी। इस स्लाइड पर बड़ा बड़ा लिखा है आपका स्कोर क्या रहा और नीचे लिखा है कि 25 में से आपने कितने सही उत्तर दिए। हाँ, जबकि हमने तो पूरे 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं। बिल्कुल। तो ये एक मजेदार बात है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को अपना स्कोर चाहे वो 25 में से हो या 50 में से कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। और साथ ही जो स्रोत में भी दिखाया गया है उस बेहतरीन 3D स्टडी कंटेंट के लिए स्मार्ट स्टडी हब 1 को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। बिल्कुल। तो हमने इतनी सारे तथ्य, इतनी सारी नीतियां और विद्रोहों पर चर्चा की। इस गहन चर्चा के अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या विचार छोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो विस्तृत विश्लेषण हमने किया, इसे बस इतिहास समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए। मतलब ये है कि इतिहास केवल पुराने शासकों या वायसरायों की कोई बंद किताब नहीं है। यह वर्तमान नीतियों और हमारे आज के समाज का आईना है। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हम आज के प्रशासन में या आज के सुधारों में कॉर्नवालिस की राजस्व नीतियों या रिपन के स्थानीय स्वशासन की कोई झलक देख सकते हैं? क्या फूट डालो और राज करो आज भी किसी नए रूप में हमारे आसपास मौजूद है? ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। इतिहास सिर्फ पीछे देखने के लिए नहीं है, बल्कि आज को समझने के लिए भी है। बिल्कुल। तो इसी शानदार विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इतिहास के इन पन्नों पर गौर कीजिएगा और सीखते रहिएगा। फिर मिलेंगे।